आज हम पढ़ेंगे परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन किससे कहते हैं। तो कोई भी अमाउंट जो कि परचेजिंग कंपनी यानी ख़रीदार जो कंपनी है वो वेंडर कंपनी को यानी जिस कंपनी को वो ख़रीद रही होती है उसकी ऑनरशिप के बदले में देती है, वो परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। कंपनीज की एग्जांपल से पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन किससे कहते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अहमद परचेज एलसीडी फॉर रुपीज़ 50,000। तो अहमद ने परचेज की है एलसीडी 50,000 रुपए की। अब एलसीडी की जो ऑनरशिप है वो तो अहमद के पास आ रही है, लेकिन इस ऑनरशिप लेने के बदले यानी एलसीडी लेने के बदले अहमद जो है वो 50,000 रुपए दे रहा है उस दुकानदार को। तो ये जो अहमद पेमेंट कर रहा है इस ऑनरशिप के बदले, यही परचेज कंसिडरेशन है जिसकी अमाउंट 50,000 है। अगर यहाँ पर कंपनीज की एग्जांपल ले तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है सन लिमिटेड, इसने परचेज किया है मून लिमिटेड को। इसका मतलब ये है कि अब मून लिमिटेड ख़त्म हो रही है और इसकी जितनी भी ऑनरशिप है वो सारी की सारी सन लिमिटेड ने परचेज कर ली है। लेकिन सन लिमिटेड अब ये जो मून लिमिटेड है इसके मालकान को यानी शेयर होल्डर्स को क्या पे करेगी, कौन सी अमाउंट देगी, वही इसकी परचेज कंसिडरेशन होगी। तो ऑनरशिप लेने के बदले में जो सन लिमिटेड है वो क्या क्या चीज़ें दे सकती है मून लिमिटेड के मालिकों को यानी ऑनर्स को। तो इसके अंदर कैश भी हो सकता है, शेयर्स इशू कर सकती है सन लिमिटेड अपने, इसके अलावा कोई और अगर एसेट्स दे देती है तो ये सारी की सारी परचेज कंसिडरेशन ही कहलाएंगी। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे कि मून लिमिटेड जो है वो बिक रही है, सन लिमिटेड परचेज कर रही है। अब सन लिमिटेड अगर ये ऑनरशिप ले रही है तो इसके बदले मून लिमिटेड को जो इसने कंसिडरेशन देनी है वो क्या होगी, कैश होगा, शेयर्स होगी या कोई और एसेट्स होंगे, और कितनी अमाउंट होगी, इसको डिटरमिन करने के लिए हम जो है वो मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके तहत हम परचेज कंसिडरेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। वो अमाउंट हम निकाल सकते हैं जो कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को देनी होती है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो लंप सम पेमेंट मेथड है। उसके बाद हम देखें तो नेट एसेट्स यानी नेट वर्थ भी इसे कहते हैं। इसके अलावा नेट पेमेंट मेथड है, वैल्यू ऑफ शेयर भी है, और उसके बाद शेयर एक्सचेंज मेथड भी है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लंप सम पेमेंट मेथड है उसके तहत किस तरह हम जो वो कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड को समझने के लिए हम अगर अपनी एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हम अगर कहें कि दोनों जो कंपनीज है ये आपस में एग्री करती हैं। सन लिमिटेड कहता है जी, सन लिमिटेड जो कंपनी है वो कहते हैं कि हम जो है वो आपके इस बिज़नेस के पूरे के बदले जो है 25 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा कोई बिज़नेस की जो है वो वैल्यूएशन नहीं की जाती, बल्कि सीधी एक ही अमाउंट एग्रीड कर दी जाती है कि इतने पैसे हम इस बिज़नेस के देंगे। तो ये लंप सम पेमेंट मेथड होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम कंसिडरेशन जो है वो डिटरमिन कर लेंगे। तो इस तरह इस केस में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो यही होगी ₹25 लाख। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास नेट एसेट्स मेथड, इसको नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है वो अपनी एग्जांपल ही को देखते हैं। और यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन इस तरह सेट होती है कि जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मून लिमिटेड है तो इस बिजनेस की क्या नेट वर्थ है यानी इसके जो इस वक्त वैल्यू है वो क्या है, वो ही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। और नेट वर्थ किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ कैलकुलेट होगी इस तरीके से कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही नेटवर्थ जो है वो हमारी परचेज कंसिडरेशन होगी। तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया कि परचेज कंसिडरेशन हमारी इक्वल होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ के। यानी कि जो मून लिमिटेड है इसके इस वक्त कितने एसेट्स हैं और इसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं यानी जो जिम्मेदारियां जो इसने एक्सटर्नल पार्टीज़ को पैसे देने हैं वो उन एसेट्स में से लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट वर्थ आएगी। और वही नेट वर्थ जो है वो इसकी परचेज कंसिडरेशन होगी। अगर यहाँ पर हम अज्यूम कर लें कि जो मून लिमिटेड है उसके 3 मिलियन के यानी 30 लाख रुपए के एसेट्स हैं और एक जो मिलियन है उनकी उतनी जो है उसकी लाइबिलिटीज़ है, तो इसकी जो टोटल जो है नेट वर्थ जो है वो ₹2 मिलियन है। तो यही जो है वो परचेज कंसिडरेशन होगी। अब हम देख लेते हैं कि इन एसेट्स के अंदर कौन कौन सी अमाउंट्स आएंगी। तो एसेट्स के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं जी कि गुडविल भी आएगी, लैंड, बिल्डिंग, डेटर स्टॉक और एक्सेट्रा, यानी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं सारे के सारे जो है वो यहाँ पर हम उनकी अमाउंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हों तो उनको हमने इग्नोर करना है। फिक्टिशियस एसेट की एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स,
अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है कि जब हम जो है वो कंपनी जो अपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उस वक्त शुरू में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो लीगल फीस वगैरह होती है, वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एक साल का एक्सपेंस नहीं बनाते। तो इसको हम मुख्तलिफ सालों में थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इनकम के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। तो इस वजह से इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ले जाते हैं, जो कि हमारा फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। इसी तरह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी की नेचर भी इसी तरह की होती है। अब ये जो है वो हम जो है वो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, इनकी अमाउंट्स कहाँ से लेंगे? तो हमारे पास जो वो बैलेंस शीट में भी अमाउंट्स होती हैं, लेकिन हमने जहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए अमाउंट्स लेनी है वो एग्रीड वैल्यूज होंगी, एसेट्स की भी और लायबिलिटीज़ की भी। एग्रीड वैल्यू का मतलब यह है कि जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे थे कि सन लिमिटेड, मून लिमिटेड का केस है, तो जो दोनों कंपनीज के दरमियान वैल्यूज एग्री वो करेंगे, वही अमाउंट जो है वो हम कंसीडर करेंगे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और लायबिलिटीज़ में हमारी सारी की सारी लायबिलिटीज़, चाहे वो करंट है चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेट पेमेंट मेथड से किस तरह परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो कंसिडरेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी सन लिमिटेड जो है वो मून लिमिटेड के मालिकों को कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी इशू कर सकती है और कोई और भी एसेट्स दे सकती है। तो अगर एक से ज़्यादा जो है वो अमाउंट्स दी जा रही हो, यानी कुछ कैश इशू किए जा रहे हो, कुछ शेयर्स दिया जा रहा हो, फिर हम उन सब अमाउंट्स को हम ऐड करके परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परचेज कंसिडरेशन किसकी इक्वल हो जाएगी जी? शेयर्स की वैल्यू के। उसके अलावा डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे कि सन लिमिटेड अगर शेयर्स इशू कर सकती है तो डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। डिबेंचर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज क्रेडिट को रेज करने के लिए, यानी उधार लोन लेने के लिए इशू करती हैं। और इसके अलावा अगर कोई कैश देती है तो इन सब की अमाउंट्स को अगर ऐड करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हम देख लेते हैं, जो नंबर 4 पे है जी, वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसके तहत किस तरह हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम अपनी उसी एग्जांपल से समझे तो हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन क्या होगी कि मून लिमिटेड के इस वक्त जितने भी शेयर्स हैं उनकी जो इस वक्त वैल्यू है वही परचेज कंसिडरेशन होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कि परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स किस तरह हम फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे उनको मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है, जो वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है वो वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि मून लिमिटेड के 20,000 इशूड शेयर थे, जिनकी इस वक्त एक की वैल्यू 25 रुपये है। तो टोटल उसकी जो शेयर की वैल्यूज हो गई वो कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। तो अब जो है वो हमारी सन लिमिटेड जो है वो मून लिमिटेड को 5 लाख रुपए अदा करेगी एज ए परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, शेयर एक्सचेंज है। इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के तहत हम किस तरह परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर एक्सचेंज का मतलब ये है कि जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे अपनी एग्जांपल के अंदर कि जो सन लिमिटेड है वो इस ऑनरशिप के बदले अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स जो है वो, ये जो मून लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे जो कि अब नहीं रहे, उनको सन लिमिटेड अपनी कंपनी के कुछ शेयर इशू कर देगी और ये सारी की सारी कंपनी परचेज कर लेगी। तो ये हमारा जो वो शेयर एक्सचेंज मेथड होगा। यहाँ पर हम मज़ीद देख लेते हैं कि किस तरह वो कितने शेयर्स इशू करेंगे, वो हम यहाँ पर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इस केस में हम देख चुके हैं कि परचेज कंसिडरेशन क्या होगी, इक्वल होगी वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द परचेजिंग कंपनी। जिस तरह हमारी ऊपर सन लिमिटेड है तो वो जो अपने शेयर्स इशू करेगी उनकी जितनी भी वैल्यू होगी, इसका मतलब है वही परचेज कंसिडरेशन है। तो कितने शेयर्स इशू करेगी जो है वो कंपनी? तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी को हमने डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो वेंडर कंपनी है वो तो हमारी मून लिमिटेड है, और मून लिमिटेड के नेट एसेट्स क्या हैं वो यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि नेट एसेट्स यहाँ पर अज्यूम हम कर रहे थे 2 मिलियन के हैं। तो यहाँ पर हम फर्दर अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके नेट एसेट्स 2 मिलियन के हैं। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं।
यहाँ पर हमने लिख दिया जो नेट एसेट्स हैं उनकी अमाउंट लिख दिया। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सन लिमिटेड है यानी जो परचेजिंग कंपनी है उसकी वैल्यू ऑफ वन शेयर हमने अजूम की है 30। तो अब हम देख लेते हैं कि अब जो सन लिमिटेड है उसको टोटल अपने कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मून लिमिटेड को परचेज करने के लिए। तो वो हैं जी 66,600 एंड 66.6666 एंड 7। तो जो 66,666 शेयर्स हैं ये शेयर्स तो इशू कर दिए जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है तो इतना हम जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकते। इसको हम जो है वो फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस फ्रैक्शन के लिए हम जो है वो इन कैश कंसिडरेशन पे कर देंगे। जब ये 66,666 शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जो शेयर होगी वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि इन शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय एक वैल्यू ऑफ शेयर से करेंगे। तो एक तो हमारी ये परचेज कंसिडरेशन हो जाएगी और इसके अलावा जो पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनको हम इन फॉर्म ऑफ शेयर जो है वो कंसिडरेशन नहीं दे सकते। तो इस फ्रैक्शन को हम जो है वो कैश में पे कर देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। हम देख रहे हैं कि जो 0.6667 जो है वो इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये राउंड ऑफ करके ₹20 बनते हैं। अब हम इन दोनों अमाउंट्स का अगर टोटल करें तो वो हमारे आ जाते हैं ₹2 मिलियन। तो यही हमारी परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन हमने इसको किस तरह पे किया है जी, शेयर्स इशू करके। इसलिए हम शेयर एक्सचेंज मेथड इसे बोलते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि ये जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, जिस तरह हम यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे थे कि हमारे पास जो दो कंपनीज हैं, एक सन लिमिटेड है और एक मून लिमिटेड है। तो अब सन लिमिटेड ने अगर शेयर्स इशू करने हैं मून लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, तो किस शेयर होल्डर को, मून लिमिटेड के किस शेयर होल्डर को सन लिमिटेड के कितने शेयर्स मिलेंगे, वो हमको जो है वो यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करना होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है। तो रेशो होगी जी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं 66,666, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। यानी जिस तरह हमारी एग्जांपल के अंदर इस वक्त जो मून लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके साथ इन शेयर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर जो ऊपर आए हैं वो तो हमें मालूम है। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं जो मून लिमिटेड है उसके जो शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर वो 33,333 हैं। तो इनको डिवाइड करें तो इज इक्वल टू 2 आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मून लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं जिसके पास एक शेयर है उसको सन लिमिटेड के 2 शेयर्स मिलेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन के केस में कोई ना कोई कंपनी ख़त्म हो रही होती है और जिसको कोई दूसरी कंपनी परचेज कर रही होती है। तो इस केस के अंदर हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी होती है।